हाँ जी, तो सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति से संबंधित पिछले 30 वर्षों के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आज देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो वो है धोलावीरा से प्राप्त होते हैं हमें। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि यहाँ से तो बिल्कुल नहीं मिले। आप कंफ्यूज होंगे तो लोथल और धोलावीरा में कंफ्यूज हो सकते हो, परंतु इसका आंसर होगा धोलावीरा। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल धोलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह मनहर और मनसर नदियों के संगम पर डैम बनाकर तैयार किया गया था, यानी कि बांध बनाया गया था मनसर और मनहर नदियों पर। तो ये नदियों के नाम भी आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित इस पुरास्थल की खोज जेपी जोशी ने की थी 1967-68 में। ये जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी, ये भी आपको नाम याद रखना है कि धोलावीरा की खोज जो है वो जेपी जोशी ने की थी। और इसका उत्खनन का कार्य करते हैं आर.एस. बिष्ट साहब। और यह एक आयताकार नगर दुर्ग हुआ करता था, जिसमें नगर दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर जैसे 3 भाग हुआ करते थे। सामान्यतः क्या हुआ करता था कि एक दुर्ग हुआ करता था पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में निचला शहर हुआ करता था, परंतु धोलावीरा में 3 नगर हमको देखने को मिलते हैं, 3 भाग हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ से हमें प्रमुख साक्ष्य देखिए पत्थरों पर पॉलिश के मिले हैं, और कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी हमें मिले हैं, साथ ही साथ बलुआ पत्थर जो है उसके साक्ष्य भी हमें मिल जाते हैं। और 10 बड़े अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड भी हमें यहाँ से मिल जाता है, साथ ही साथ खेल स्टेडियम मिल जाता है, और घोड़े की कलाकृति, नहर प्रणाली और साथ सांस्कृतिक चरण भी यहाँ के प्राप्त हो जाते हैं। तो खेल स्टेडियम कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से, ये याद आपको रख लेना है। और घोड़े की कलाकृति भी यहाँ से प्राप्त हो जाती है, ठीक है, धोलावीरा से। चलिए आगे चल लेते हैं। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ से, जो अपना सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ से, कि ये मैच करने वाले क्वेश्चन यहाँ से खूब ज़्यादा बन जाते हैं। पहला आ जाता है चन्हू-दड़ो में कौन सी फसल प्राप्त हुई है, हड़प्पा में कौन सी हुई है, कुंताशी में कौन सी हुई है, हुलास में कौन सी हुई है ना। हुलास तो उत्तर प्रदेश में था, हमने देखा भी है, और ये तो बिल्कुल ही आपको भूलना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है उनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ से तो यूपीपीएसएस जो है सवाल बना ही सकती है, ठीक है। तो चन्हू-दड़ो से कौन सा प्राप्त होता है? चन्हू-दड़ो से सरसों प्राप्त होती हैं, ठीक है। और हड़प्पा से हमें तिल प्राप्त हो जाता है, कुंताशी से कोदो प्राप्त हो जाता है, और हुलास से धान। देखिए हुलास से गेहूं की भी प्राप्ति भी हुई थी, तो हुलास से गेहूं और धान दोनों की प्राप्ति हो जाती है। कुंतास से कोदो की प्राप्ति हो जाती है, तो आपको कोदो कुंतास का से शुरू हो रहा है, याद रह जाना चाहिए, ठीक है। हड़प्पा से हमें तिल मिल जाता है, और चन्हू-दड़ो जो है वहां से हमें सरसों प्राप्त हो जाती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल कौन सा था? यानी कि पहला नहीं पूछ रहा ये, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में पहला कौन सा ऐसा स्थल था जो उत्खनित किया गया था? तो वो था रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में, है ना। और ये सतलज नदी के किनारे है, और सतलज नदी के बाएं तट पर है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला ये शहर था जो कि उत्खनित किया गया था। और बीबी लाल जो है इन्होंने इसे खोजा था। किसी के तो लाल हैं ये, कोई कहता है ना माई का लाल, तो ये माई के लाल जो है इन्होंने खोज की थी रोपड़ की, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल सिंध में स्थित है? अब देखिए इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो सिंध में स्थित है। सिंध का है, आज के पाकिस्तान में पड़ता है। तो हड़प्पा है क्या? आप बताओगे सर हड़प्पा तो बिल्कुल इसमें आंसर नहीं होना चाहिए। मोहनजोदड़ो है क्या? तो आप कहोगे शायद मोहनजोदड़ो हो सकता है क्योंकि वे वहीं पर ही है, ठीक है। बाद में चन्हू-दड़ो, सुरकोटड़ा, है ना। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें आंसर होगा 2 और 3 मात्र जो है वो सिंध में है। हड़प्पा संस्कृति के मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में है, और चन्हू-दड़ो जो है ये भी सिंध प्रांत में ही स्थित है। और मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, अन्नागार और जो सभा भवन है वो प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल भी इसे माना जाता है मोहनजोदड़ो को। और चन्हू-दड़ो से हमें वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। मन का निर्माण का कारखाना हमें चन्हू-दड़ो से प्राप्त होता है। हड़प्पा देखिए पंजाब क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान वाला पंजाब, इंडिया वाला नहीं, है ना। वहाँ मांटगोमरी जिला है, वहाँ पर पड़ता है। और सुरकोटड़ा तो अपने इंडिया में ही, गुजरात में पड़ता है। तो कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ता है अभी याद भी करते जाइएगा। सिर्फ अब हमें यहाँ ये नहीं है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये चन्हू-दड़ो देखना है। हड़प्पा भी हमने देख लिया पंजाब में है, और सुरकोटड़ा भी हमने देख लिया कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये भी साथ साथ जब पढ़ते चलेंगे तभी तैयारी होगी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। फिर आ जाता है
निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से किस एक से विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र जो है वो प्राप्त होता है? तो ये होता है कुराल से। ठीक है, कुराल से एक विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र की प्राप्ति हमें हो जाती है। और यहाँ पर हमने देखा था कि खेल का स्टेडियम कहाँ पर प्राप्त हुआ था। देखिए यहीं अभी हमने देखा था, माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक खेल स्टेडियम हमें प्राप्त हो जाता है धोलावीरा से। तो ये वाली चीज़ भी आपको याद रख लेनी है कि धोलावीरा से भी खेल स्टेडियम प्राप्त हुआ था, परंतु यहाँ पर धोलावीरा आंसर ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है। तो कुराल से भी एक विशेष जो क्रीड़ा स्टेडियम है वो भी खेल का स्टेडियम हमें देखने को मिल जाता है। मोहनजोदड़ो, मांडा और देसलपुर जो है यहाँ से प्राप्त नहीं होता। तो इसमें आपको ये भी देखने वाली चीज़ें हैं कि मांडा, देसलपुर, मोहनजोदड़ो ये सब भी सिंधु घाटी सभ्यता की ही जो है वो स्थल है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि ये अशोककालीन स्थल है, ये मौर्यकालीन स्थल है, ये गुप्तकालीन स्थल है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आगे आ जाते हैं, फिर वहाँ से देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं मैचिंग कराने वाले, है ना। बनावली से क्या मिला है, हुलास से क्या मिला है, शिकारपुर से क्या मिला है, कुंतासी से क्या मिला है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सीधा, बनावली से हमें बादाम की प्राप्ति होती है। बनावली हरियाणा में है तो हरियाणा में बादाम की प्राप्ति हो जाती है। हुलास से हमें गोधूम यानी गेहूं की प्राप्ति हो जाती है। देखिए ऊपर हमने देखा था हुलास से चावल की प्राप्ति होती है ना, और यहाँ देखिए गेहूं की प्राप्ति। गोधूम मतलब गेहूं, गोधूम लिखा हुआ आ जाए तो आप सोचोगे ये कौन सी फसल आ गई, तो गोधूम का मतलब होता है गेहूं। तो हुलास से चावल भी मिलते हैं, हुलास से गेहूं भी मिलते हैं। शिकारपुर से कोदो की प्राप्ति होती है हमें, और कुंतास जो था वो भी, वहाँ से भी कोदो की प्राप्ति होती है। ये देखिए कुंतासी है, वो कुंतास है, ये कुंतासी है, याद रखना। तो कुंतास से हमें कोदो की प्राप्ति हो जाती थी और शिकारपुर से भी कोदो की प्राप्ति हो जाती है। और कुंतासी से हमें रेशम के सूती, रेशम और सूती वस्त्र हमें मिल जाते हैं कुंतासी से, ये हमको याद रख लेना है। फिर आगे आ जाते हैं, देखें फिर क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, 2010 में पूछा गया था। हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां दी है और कौन सी नदी पर वो स्थित है वो हमने देखनी है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की भी कोशिश कीजिए कि रोपड़, देखिए रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में, तो ये कौन सी नदी पर होगा। पंजाब में रावी और सतलज दो नदियां बहती हैं, परंतु ये कौन सी नदी पर होगा, रोपड़ जो है ये सतलज नदी पर ही रोपड़ होगा, क्योंकि हड़प्पा जो है वो है रावी नदी पर। तो और कालीबंगा कहाँ है, तो कालीगंगा बंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी, घग्गर नदी, तो घग्गर नदी से जोड़ दो। और लोथल जो है वो था भोगवा नदी पर। धोलावीरा मनसर और मनहर नदियों पर हुआ करता था। ये चीज़ें सब आपको याद रख लेनी है ना। तो हड़प्पा देखिए रावी नदी पर है और कालीबंगा घग्गर नदी पर है। और रावी नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, परुषणी नदी कहा जाता था। कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल जो है भोगवा नदी पर है, और रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर है। ठीक है जी। फिर देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। और ये तो देखिए यूपीपीएससी में 2020 में 2012 में भी पूछा गया, तो बहुत बार पूछा गया है, और अभी हाल फिलहाल में 2020 में ही पूछा गया था, तो फिर पूछा जा सकता है। यही हड़प्पा स्थल दिए हुए हैं, साथ ही साथ इनकी स्थिति दी हुई है। तो मांडा कहाँ है, मांडा सबसे उत्तरी है ना, तो मांडा है सबसे उत्तर में। यहाँ पर दैमाबाद है ना, और उत्तर प्रदेश में जो है वो आलमगीरपुर है, और यहाँ पर सुतगागेंडोर है जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ से मांडा कहाँ है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में आ जाएगा। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है। और राखीगढ़ी के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है, राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा क्षेत्र है राखीगढ़ी। ये राखीगढ़ी जो है ये याद आपको रख लेना है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए राखीगढ़ी और बालू जो है ये हरियाणा में है। पाडरी ये भी याद रखना, पाडरी गुजरात में है। और हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में है। हुलास तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि पूछ ले। तो हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए यहाँ से फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया कि एक तो सूची 1 सूची 2, हड़प्पा जो है उसमें कौन सी चीज़ मिली है, लोथल में क्या मिला है, कालीबंगा में क्या प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो में क्या प्राप्त हुआ है ना। तो लोथल से तो गोदीबाड़ा हमें प्राप्त हो जाता है ना, सबसे बड़ा जो है वो तो लोथल में ही गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत जो है उसकी साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर कोई जुता हुआ खेत हुआ करता था, तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत जो है वो हो गया। मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति मिलती है, वो जो नर्तकी की मूर्ति, कांसे की मूर्ति मिलती है ना, वो मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध में है ना। और फिर हड़प्पा से हमें शवाधान जो है उसकी प्राप्ति हो जाती है, जिसे हमें R37 भी कहा जाता है, या शवाधान जिसे कहते हैं, वो हड़प्पा में इसकी प्राप्ति होती है। और जो
नृत्य की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। निम्नलिखित में से किन पुरास्थलों से मनका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है? तो मनका बनाने के काम हमें एक तो चन्होदड़ो से मिलता है और एक कोटदीजी से भी प्राप्त होता है ना। सिंधु सभ्यता में स्वर्णकार आभूषणों के निर्माण में दक्ष हुआ करते थे। शंख, सीप, हाथी दांत से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे और चन्होदड़ो और लोथल से हमें मनके बनाने के कारखानों की प्राप्ति हो जाती है। हमें ऐसा साक्ष्य हमें ऐसे प्राप्त होते हैं कि वहाँ से मनके बनाए जाते थे चन्होदड़ो से और कोटदीजी से, है ना। चन्होदड़ो तो देखिए पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए पूछ लिया ना। तो सबसे पहले तो आप करो, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में। तो दो काटो पहले, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, एक और दो जिसमें उसको काट दो। ये दो है इसमें गया, ये दो है इसमें गया और ये दो है ये भी गया, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर आपको याद भी ना हो, आपको देखिए आलमगीरपुर तो नॉर्मली आपने सुना ही होता है। हुलास में अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे एलिमिनेशन के माध्यम से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास निकल के आ गया है डी 3 और 4 हुलास। देखिए कितनी बार मैं अब तक आपको हुलास बता चुका हूँ कि हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो आलमगीरपुर और हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और कालीबंगा हरियाणा में पड़ता है ना। केंद्रों में से दो केंद्र आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में है, जबकि लोथल गुजरात के अहमदाबाद में है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, और आलमगीरपुर मेरठ जिले में हिंड नदी के तट पर पड़ता है और 1958 में भारत सेवक समाज ने इसकी खोज करी थी और उत्खनन कार्य किया था यज्ञदत्त शर्मा ने, है ना। हुलास ये सहारनपुर जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। फिर आ जाता है मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां बनी हुई थी। देखिए किस प्रकार के गंदे क्वेश्चन पूछते हैं, पूर्व में बनी थी कि पश्चिम में बनी थी, हमें क्या मतलब है ना। तो कहाँ से ये सीढ़ियां हमें प्राप्त होती है, कौन कौन से क्षेत्र से, क्योंकि जो तालाब बना था, मान लीजिए ये तालाब बना हुआ है, ऐसा तालाब बना हुआ है, तो उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ थी कि पूर्व और पश्चिम में सीढ़ियाँ थी, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा कि उत्तर और दक्षिण में इसके सीढ़ियाँ हुआ करती थी, है ना। तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार था, जो उत्तर से दक्षिण में 54 मीटर लंबा हुआ करता था और पूर्व से पश्चिम में 33 मीटर ये चौड़ा हुआ करता था और उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर में सीढ़ियाँ बनी हुई थी, है ना। इसका फर्श जो है वो पक्की ईंटों का बना हुआ था और फर्श और दीवारों की जुड़ाई जो है वो जिप्सम के माध्यम से की गई थी और सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, बाकी पता नहीं, हो सकता है कि वो स्विमिंग पूल के तौर पर वहाँ पर ब्लू है, पानी पानी भी करते हो, हमें क्या पता। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में। देखिए मैंने बताया था आपको ये भी याद रखते चलना है कि कौन सा स्थल कहाँ है, ठीक है। जैसलमेर, धोलावीरा और लोथल और रोजदी, इनमें से कौन से जो है वो कच्छ में है। तो कच्छ में कौन से हैं, खंबात में कौन से, ये सब चीज़ें हमको याद जरखनी पड़ेगी। तो इनमें से देसलपुर, सुरकोटड़ा और धोलावीरा जो है ये तो कच्छ में है। देसलपुर, सुरकोटड़ा और धोलावीरा ये तो है कच्छ में। तो यहाँ से देसलपुर और धोलावीरा दो ही ऑप्शन में है या तो, बाकी एक है सुरकोटड़ा, ये भी कच्छ में है। बाकी रोजदी जो यहाँ पर दिया है, रंगपुर जो यहाँ पर नहीं दिया है, फिर भी रोजदी, रंगपुर और लोथल, रोजदी, रंगपुर और लोथल जो है ये खंबात में है, याद रह जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में है और ध्यातव्य है कि सिंधु सभ्यता सिंधु, चिनाब व झेलम नदियों के तट पर बसी हुई थी। तो सिंधु सभ्यता कल को पूछने लगे गंगा नदी के तट पर बसी हुई थी, तो नहीं, सिंधु सभ्यता सिंधु पर, चिनाब और झेलम नदियों पर, है ना। और रावी नदी भी हुआ करती थी, रावी नदी पर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदियों की सहायक नदियों के तट पर बसी हुई थी मुख्यतया, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2010 में पूछा गया था ये, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में है। देख लिया, पूछ लिया। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है और बनावली हरियाणा में। तो 1 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वो कौन सी है। तो आप सबसे पहले तो इसमें गंगा जो है इसको कैंसिल करो, क्योंकि गंगा का मैदान में तो लोग आके बहुत बाद में बसने लगे थे, लोह युग में आके बसने लगे थे, है ना। जब महाजनपद काल और ये जनपद काल शुरू होते तब जाके यहाँ पर रहने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ से सिंधु, चिनाब और झेलम, ये बाकी तीनों पर तो ये प्राप्त हो ही जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तरफ वही साइड दी हुई है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है, कौन सी चीज़ है वो कहाँ पर पड़ती है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में है।
राजस्थान का ऑप्शन नहीं दे रखा है। अच्छा, कौन सा युग गलत है ये पूछ रखा है। कोई नहीं जी, लोथल गुजरात में ठीक है, कालीबंगा पंजाब में, यही गलत है, बनावली हरियाणा में ठीक है, चन्नू दोड़ो सिंध में है, ठीक है, चन्नू दोड़ो तो सिंध में अभी हमने पढ़ा, चन्नू दोड़ो सिंध में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में है, सुरकोटड़ा गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, रंगपुर जो है ये भी गुजरात में ही है, क्योंकि गुजरात के जो हैं अपने यहाँ नेता वगैरह, उनका रंग तो देखना ही बनता है ना। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। और ये राखीगढ़ी से संबंधित एक याद रख लेना चाहिए कि ये भारत में सबसे बड़ा स्थल है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, ठीक है। चलो जी पाजी आगे आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? देखिए, कौन ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, मतलब कौन से पशुओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, ये पूछ नहीं रहे हैं। वो ऐसा पूछ रहे हैं कि परिचित किससे किससे वो नहीं हुआ करते थे। तो बाघ से, है ना। तो बाघ तो हमने देखा था कि भाई वो पशुपतिनाथ की वो मोहर है, उस पर बाघ वगैरह, गेंडा वगैरह सब बना हुआ है। अश्व, शेर और हाथी, हाथी से भी उसमें हुआ था, है ना। तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं किससे, ये कि अश्व से था कि नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि धोलावीरा में हमें जो अश्व है, घोड़ा है, उसके वो साक्ष्य मिले हैं। किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? वहाँ पर खिलौने मिले। तो जब घोड़ा देखा होगा तभी तो खिलौना बनाया होगा। ऐसी चीज़ जो आपने देखी नहीं है उसको आप खिलौना कैसे बना दोगे? तो अश्व की हड्डियाँ भी बहुत सारी जगह पर थोड़ी थोड़ी हमें प्राप्त हो जाती है। मतलब शेर जो है ना, इसकी प्राप्ति हमें नहीं हुई है, शेर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई मोहर में भी शेर जो है वो हमें नहीं दिखाया गया है। बाघ है, याद रखना, बाघ और शेर में फर्क होता है। तो बाघ की जो है उसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, मगर शेर के प्राप्त नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शेर के हमें कोई साक्ष्य वहाँ पर नहीं मिलते। बाकी बैल, बकरी, सुअर, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरन, जो यूनिकॉर्न हुआ करता था, एक श्रृंगी जिसके एक सिंह हुआ करता था वो, और सुरकोटड़ा जो है वहाँ से हमें घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिल जाते हैं। और सुरकोटड़ा जो देखे कहाँ पर, गुजरात में है, वहाँ से हमें घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। और शेर के बारे में कोई जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होती है। फिर देखिए कौन से सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी ने, बिल्कुल सही बात है। लोथल एस.आर. राव ने, सुरकोटड़ा जे.पी. जोशी ने, और धोलावीरा बी.के. थापर ने। तो धोलावीरा गलत है। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि धोलावीरा जो है वो जे.पी. जोशी ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। बी.के. थापर साहब ने इसकी खोज नहीं करी थी। और फिर एस.आर. जो आर.एस. बिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने उसकी खोज उत्खनन फिर वो करवाते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है ना। हड़प्पा दयाराम साहनी ने, बहुत दयालु आदमी हुआ करते थे। और अगर देखें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो किसी राखाल दास बनर्जी ने। तो देखिए ये मोहनजोदड़ो भी बहुत बड़ा नाम है, राखाल दास बनर्जी भी बहुत बड़ा नाम है। इस हिसाब से आप याद रख लेना कि बड़ा बड़ा नाम जो है वो बड़े बड़े वाली चीज़ों को ही खोजा होगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए थे, ठीक है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं। भाई विलुप्त तो हो गए हैं, सही बात है, परंतु और खुदाई के दौरान वो प्रकट भी हुए हैं, परंतु वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं इसलिए विलुप्त हो गए, ये कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए ए और आर दोनों ही सही है, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या या सही स्पष्टीकरण इसका नहीं करता। इस प्रकार के क्वेश्चन भी यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में पूछे जाते रहे हैं, है ना। तो देखिए मोहनजोदड़ो की खोज और उत्खनन का श्रेय दिया जाता है राखाल दास बनर्जी को, और जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, कौन? मोहनजोदड़ो, लड़काना जिला है वहाँ पर, वहाँ पर यह पड़ता है। और सिंधु नदी के दाएं तट पर ये पड़ता है। कोई गंदा सब बनाने वाला क्वेश्चन दाएं पे पड़ता है कि बाएं पे, ये भी पूछ सकता है, तो आप याद रख लेना दाएं पे पड़ता है। और हड़प्पा की खोज तो दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। और ये तो पंजाब के साहिवाल जिला जो है मांटगोमरी, वहाँ पर पड़ता है, रावी नदी के बाएं तट पर है। हड़प्पा बाएं पे है और मोहनजोदड़ो दाएं पर है। हड़प्पा रावी पर है और सिंधु नदी पर है मोहनजोदड़ो, क्योंकि सिंध में जाते जाते तो सब नदियाँ सिंधु में ही मिल जाती है ना, ठीक है। और वर्तमान में नगर मृत विलुप्त स्थिति में हैं ये सारे, हाँ ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हड़प्पा और आर क्या दिया है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हो जाती है। तो हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्त्री आकृतियाँ तो प्राप्त हो जाती है, परंतु
मातृ देवी की पूजा सभी स्थलों में नहीं हुआ करती थी, कुछ स्थल ऐसे भी थे जहां पर मातृ देवी की पूजा नहीं हुआ करती थी, ये याद रखना आपको, है ना। सिंधु सभ्यता के सिंध तथा पंजाब के क्षेत्रों में स्थित अनेक पुरास्थलों से नारी मृण मूर्तियां प्राप्त हो जाती है। विद्वानों ने इन मृण मूर्तियों को मातृशक्ति की उपासना से संबंध कर दिया और नारी मृण मूर्तियां कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा और मिथातल जैसे नगरों से नहीं मिलती है। तो ना हमें कालीबंगा से मिलती है जो राजस्थान में है, ना गुजरात में लोथल है वहाँ से मिलती है, सुरकोटड़ा भी गुजरात में वहाँ से भी नहीं मिलती है, और मिथातल से भी इनकी मूर्तियाँ हमें नहीं मिलती है। तो सीधी सी बात है, ये याद रखना है कि सभी जगह से तो माता देवी की मूर्तियाँ नहीं ही मिलती है। साथ ही साथ कुछ याद रख पाओ तो कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा और मिथाथल जो है यहाँ से तो इनकी मूर्तियाँ प्राप्त नहीं होती है। ठीक है साहब। अब देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो कौन करेगा? हम करेंगे ना, भारत वाले। सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ ये, ठीक है। और सबसे पहले इसके अवशेष सिंधु स्थान के से ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो ये सब मैंने जब आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक जो है ये कौन कौन से स्थल होते हैं या कौन कौन से ये काल होते हैं। आद्य ऐतिहासिक होता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है, और माफ कीजिएगा, प्रागैतिहासिक वो होता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक वो काल होता है जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक युग वो है जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए भी हैं, साथ ही साथ उन्हें पढ़ा भी जा सका है ना। ठीक है साहब। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां से दुर्गीकरण करने के साक्ष्य हमें मिल जाते हैं? तो आमरी जो है ना, आमरी से हमें दुर्गीकरण करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, और आमरी से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिल जाते हैं। और यहाँ से के मृद भांडों पर हमें पहली बार पशु अंकन के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अगली बार बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार पशुओं का अंकन का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो आमरी से हमें प्राप्त हो जाता है। बारहसिंगा का साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा अभिप्राय यहाँ पर, यानी इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा चित्रित किया जाता था? तो वो है एक श्रृंगी पशु यानी यूनिकॉर्न जो हुआ करता था ना, वो सबसे ज्यादा वहां की मुद्राओं पर छपा हुआ है, और है ना। और धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से कौन था? कुबड़ वाला जो बैल है ना। आपने अगर सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें तो देखी ही होगी भाई, कोई ऐसा तो है नहीं कि उठ के सिर्फ यही पढ़ने आ गए। एक बार तो आपने कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ी ही होंगी, तभी समझ में आएगा आपको। तो कुबड़ वाला बैल जो हुआ करता था वो पवित्रता की दृष्टि से, धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हुआ करता था। एक श्रृंगी जीव जो है यानी कि यूनिकॉर्न, वो सबसे ज़्यादा मुद्राओं पर अंकित किया गया है। साथ ही साथ एक पशुपति नाथ की मुद्रा भी, यानी जिसे शिव के रूप में दर्शा दिया गया है लोगों के द्वारा या इतिहासकारों के द्वारा, जिसमें देखिए हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा सब दिखाए गए हैं। एक आदमी जो है व्यक्ति बैठा हुआ है सिंगों का मुकुट पहनकर, है ना, और एक मुद्रा में बैठा हुआ है वो, है ना, पद्मासन मुद्रा में, और चारों तरफ उसके ये सब जानवर वहाँ पर दिखाए गए हैं। और कालीबंगा से एक व्याघ्र का भी अंकन हमें प्राप्त हो जाता है। और सिंधु घाटी की अधिकांश मुद्राएं सेल खड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है? सेल खड़ी से। कोई लोहे वगैरह, चांदी वगैरह से नहीं निर्मित है, सेल खड़ी से निर्मित है। क्यों? क्योंकि सेल खड़ी जो है वो मुलायम होती है, तो उसको आसानी से मनचाहा जो है रूप और आकार दिया जा सकता है। हड़प्पा की अधिकांश सब जो मुद्राएं हैं वो किससे बनी हुई हैं? तो वो सेल खड़ी से बनी हुई है। तांबे से नहीं बनी हुई है, लोहे से भी नहीं है, लोहा तो अभी आया ही नहीं था, चर्ट से भी नहीं बनी हुई थी, वो सेल खड़ी से बनी हुई थी ज़्यादातर। और अभी देखिए ये 2020 में ही पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला आ जाते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो थी, जो आगे हम देखेंगे, वो तो एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, यस, इसके पास चित्रलेखी लिपि हुआ करती थी। चित्रलेखी लिपि क्या होती है? जो चाइना वगैरह में नहीं होती कि एक कोई ऐसा चित्र होता है, उस चित्र का ही कुछ मतलब होता है। हम तो जैसे ऐसे कै ख ऐसे लिखते हैं, उधर ऐसे नहीं लिखते। वहाँ एक चित्र हो गया, ये इस चित्र का ही मतलब है कि इधर आओ, ऐसा है ना। तो ये चित्राक्षर लिपि हो गई। उसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो बिल्कुल इनके पास लोहे का ज्ञान
नहीं हुआ करता था। कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है। और ये बेचारे लड़ने झगड़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए शस्त्र यहाँ पर नहीं मिले हैं। व्यापारी आदमी थे, व्यापारी आदमी वैसे ही नहीं लड़ते, तो सारे इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला आ जाता है 68 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लोथल भी नहीं, कालीबंगा भी नहीं, आलमगीरपुर भी नहीं, क्या है? राखीगढ़ी जो है इसका आंसर हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है और इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरजभान सिंह ने इसकी खोज करी थी। याद भी रह जाएगा, देखिए हरियाणा में ही ऐसे नाम होते हैं ना, सूरजभान वगैरह, तो सूरजभान जो है इन्होंने खोज कर दी थी राखीगढ़ी की, और रफीक मुगल हुआ करते थे, इन्होंने फिर इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज कर दी थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, यानी सिंधु घाटी से पहले के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। और भारत में हड़प्पा स्थल का ये विशालतम नगर है। और धातव्य है कि बुर्ज-होम तो एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित भी नहीं है। बुर्ज-होम तो ऑलरेडी हमने नवपाषाण काल पढ़ा था, तब बताया था मैंने वहाँ पर बुर्ज-होम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 69 आ गया, कौन पुरातत्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा संबंधित है, कौन सा संबंधित नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं, दधेरी, हुलास, मांडा, बुर्ज-होम। तो बुर्ज-होम को तो हम सबसे पहले कट कर देंगे क्योंकि ये तो नवपाषाण से संबंधित है और ये तो जम्मू कश्मीर से हुआ करता था। ठीक है, अगला आ जाता है, किसने सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सिंधु सभ्यता का सबसे पहले प्रयोग किया था मार्टिमर व्हीलर ने। और सिंधु घाटी सभ्यता का किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता में फर्क है। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी के आसपास की घाटी में है, ये कहा सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले, परंतु बाद में पता लगा कि ये तो सिंधु नदी के दूसरी नदियों के किनारे पे हैं, सिंधु नदी से दूर भी हैं। तो फिर मार्टिमर व्हीलर साहब हुआ करते थे, इन्होंने कह दिया सिंधु सभ्यता, इसको नाम दे दिया। सबसे पहले जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का इसे नाम दिया था। बाद में मार्टिमर व्हीलर जो है इसे अपनी पुस्तक में नाम दे देते हैं सिंधु सभ्यता का। देख लिया यहाँ। ठीक है, अगले चल लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? शिलालेख, बिल्कुल। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, बिल्कुल। पुरातात्विक खुदाई, जी हाँ बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माफ़ कीजिए, शिलालेख माफ़ कीजिएगा, यहाँ से शिलालेख तो जो है हमें मिलते ही नहीं है, वो तो शिलालेख की तो प्राप्तियाँ ही हमें आके जब अशोक के काल से आके होती है। और पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि वो वहाँ के मृदभांड वगैरह सब मिले हैं, उन खुदाइयों से तो हमें मिला, कोई लेख वगैरह लिखा हुआ मिला है उनसे थोड़ी प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि उनको जो लिखा हुआ है वो तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा है। फिर आ जाते हैं, निम्नलिखित कथन के रिक्त स्थान को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के, तो दुर्ग कहाँ हुआ करता था? नगर के पश्चिम में हुआ करता था यार, जब किसी भी हुए तो। और जो पूर्वी में हुआ करता था वो आम नगर हुआ करता था। तो सिंधु सभ्यता के नगरों में से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जहाँ दुर्ग का टीला पश्चिम में और नगर जो है वो पूर्व में हुआ करता था। और ये सब सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए होते थे। यही नगर विन्यास हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में भी प्राप्त हो जाता है। और अधिसंख्य जो स्थल हुआ करते थे उनमें यही हुआ करता था। और धोलावीरा में हमने देखा था कि 3 वहाँ पर भागों में बटा हुआ था, एक मध्यम भाग भी वहाँ हुआ करता था। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है गंगा घाटी में, बिल्कुल नहीं। नर्मदा घाटी में, बिल्कुल नहीं। सिंधु घाटी में सबसे ज़्यादा जो है वो अधिकतर जो है वो सिंधु घाटी में ही बसे हुए हैं। सरस्वती घाटी में भी अधिकतर नहीं है, हाँ सरस्वती घाटी में है। फिर है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज कहाँ से हुई है? सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ से खोज होती है? तो वो गुजरात से सबसे ज़्यादा जो है स्थलों की खोज हुई है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहला स्थल कौन सा था? रोपड़। हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर होता है और भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में इसका उदय होता है। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज गुजरात राज्य में हुई है। यहाँ से हमें शवों को जलाने और दफनाने दोनों की पद्धतियाँ जो है वो प्रचलित मिली है। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा काल से ही माना जाता है, यानी आर्य के आने से पहले भी मूर्ति पूजा होती थी, क्योंकि जो मातृ देवी की मूर्ति हमें मिली है ना, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो ऐसा माना जाता है कि उस मातृ देवी की मूर्ति की पूजा हम करते होंगे, है ना। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो भैया हम इसको मानेंगे पूर्व आर्य काल से ही, है ना। पूर्व आर्य काल मतलब
सिंधु घाटी सभ्यता से उसकी शुरुआत हो जाती है। फिर हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है। देखिए, तो ये चारों नगर आपको याद रख लेने हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये मान लीजिए पूरी हड़प्पा सभ्यता है, तो यहाँ पर मांडा है ये कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, यहाँ आलमगीरपुर यूपी में, और यहाँ सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ पर है? तो ये बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान में है ना। तो उत्तरी सीमा कहाँ हो जाएगी? फिर मांडा हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? ठीक है साहब, आगे चल लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया, ऐसा व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहले सर जॉन मार्शल हुआ करते थे, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का इसे नाम दिया था। और बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी जो है उसकी घाटी के बाहर भी जब ऐसे स्थल मिलने लगे तो मार्टिमर व्हीलर साहब ने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दे दिया था, है ना। 1921 में सर जॉन मार्शल ने भारत के पुरातत्वविद विभाग के निर्देशक हुआ करते थे, और इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा जो है उसकी खोज कर दी थी, है ना। वहाँ पर ये क्या कर रहे थे? वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, तो इनको ईंटों की आवश्यकता थी। तो ईंटें जो है जब ये लेके आ रहे थे तो उनको पता लगा ईंटें कहाँ से लेके आ रहे हैं लोग, तो वहाँ पर खुदाई करी। और फिर अंग्रेज थे, थोड़े होशियार हुआ करते थे इन मामलों में, और इसलिए देश देखे अंग्रेजों का इस मामले में तो ऋणी ही रहेगा। इन्होंने हमें अपनी ही सभ्यता से परिचय इन्होंने ही करवाया, नहीं तो शायद हम अपनी सभ्यता के बारे में इतना नहीं जानते थे, क्योंकि अपने राजा महाराजाओं को तो लड़ने झगड़ने से कभी फुर्सत नहीं हुआ करती थी। फिर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से शव पेटिका प्राप्त होती है? तो हड़प्पा से तो शव पेटिका प्राप्त होती है R37, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ताबूत जो मिलता है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें नाव के चित्र है वो देखने को मिल जाते हैं। मोहनजोदड़ो से नाव की आकृति वाली एक मोहर हमें प्राप्त हुई है, और लोथल से नाव का एक टेराकोटा ही प्राप्त हो गया। टेराकोटा क्या होता है? पक्की मिट्टी जो होती है ना, जो कुम्हार वगैरह आग में पका के बना देते हैं, वैसा ही। तो पूरा नाव जो है वही यहाँ पर बनाई हुई है मिट्टी की, लोथल से तो। और मोहनजोदड़ो में तो एक मोहर पर नाव के अंकन जो है अंकन हमें देखने को मिल जाते हैं। नाव की आकृति वाली मोहरें और टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार पर प्रकाश पड़ता है कि भाई ये समुद्री व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया वगैरह से ये व्यापार किया करते थे। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखालदास बनर्जी ने की थी, और हड़प्पा की किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो से हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य भी मिल जाते हैं, है ना। कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिल जाते हैं? मोहनजोदड़ो से मिल जाते हैं। इसे तो मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिल जाते हैं। फिर निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहनजोदड़ो में कौन गया था? तो राखालदास बनर्जी गए थे, इन्होंने तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर निम्नलिखित में से कौन से अंकित नहीं है? तो गेंडा, हाथी, बाघ, बैल अंकित नहीं है ना। कुबड़दार बैल जो है उस पर अंकित नहीं है। और इसे पशुपति की जो है जो मोहर इसे बता दिया गया है, पद्मासन में बैठे हुए हैं, और उनके सिर पे एक सींग है, और उनकी कलाई से कंधे तक दोनों भुजाओं में चूड़ियों जो है उन्होंने पहन रखी है। मूर्ति के दाहिनी ओर एक हाथी, एक बाघ, और बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा खड़ा है। चौकी के नीचे जो है वो हिरण खड़े हुए दिखाई देते हैं, और इनमें से एक आकृति तो खंडित भी हमें मिल जाती है। और मोहनजोदड़ो से ही देखिए स्नानागार और विकसित अवस्था में घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हो जाते हैं। तो स्नानागार, अन्नागार ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। और जब मोहनजोदड़ो से ये सब प्राप्त होते होंगे तो जो मृतकों का टीला वगैरह जो कब्रिस्तान वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और विकसित ये अवशेष प्राप्त हुए हैं कि हर घर में जो है कुएं हुआ करते थे, ये भी मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन देख ले, यही देख लीजिए, ऐसा ही है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो वो हो जाता है मोहनजोदड़ो। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है? देखिए, अब यहाँ से हमें कैंसिल करते करते जाना है। भैंसा इसमें नहीं है, सर्प इसमें ये भी नहीं है, सिंह से तो था ही नहीं, घड़ियाल भी नहीं था, ये कर दो। चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी। तो यहाँ पर देखिए लिखने में तो चीता भी गलत है, ये बाघ है। वो बाघ और चीता में फ़र्क होता है, पर क्या करें, पीसीएस वाले ऐसा ही करते हैं। तो सबसे आपको सही वाला चूज करना है। माफ कीजिए, गेंडा, भैंसा, हाथी और चीता हमें नहीं प्राप्त होता, चीता की जगह बाघ होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस स्थल से
युगल स्त्री पुरुष के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी एक साथ पुरुष और स्त्री को दफनाया गया है। देखो कितना प्यार हुआ करता था, पता नहीं हो सकता है मार के भी दफना दिया गया हो, उनकी भी मॉब लिंचिंग हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ उस काल में तो क्या ही मॉब लिंचिंग होती होगी यार। चलो छोड़ो, हम क्यों टेंशन लें, हम तो सिर्फ इतना याद रख लें कि हाँ युगल स्त्री पुरुष कहाँ से उनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो गुजरात के लोथल को जब खोदा गया तो ऐसा राव ने उसकी खुदाई की तो प्राप्त हुआ भैया क्या, युगल स्त्री पुरुषों का समाधान यहाँ से प्राप्त हो जाता है। और कालीबंगा से भी एक युगल समाधान की प्राप्ति होती है। तो लोथल और कालीबंगा है ना, यहाँ से प्राप्ति हो जाती है, जहाँ दोनों शव को एक दूसरे से लिपटा कर गाड़ा गया था। सुरकोटड़ा से कलश समाधान के जो साक्ष्य भी प्राप्त हो जाते हैं। सुरकोटड़ा कहाँ है, तो गुजरात में, वहाँ से कलश समाधान के, यानी जो व्यक्ति मर जाता था उसको कलश में डाल के और अपने घर में नीचे दफना दिया करते थे। हड़प्पा से लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा से चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हो जाते हैं। तो चावल के साक्ष्य कहाँ से, कालीबंगा से, लोथल से और हड़प्पा से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। और लोथल से ही मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींगयुक्त देवता और हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त होता है। कहाँ से, लोथल से। सींग वाला देवता कहाँ से मिला, तो लोथल से। साथ ही साथ हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त हो जाता है। और लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा से में चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो अभी हमने देखा लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा, तो इसमें ऑप्शन क्या है, लोथल। तो लोथल हम आंसर लगा देंगे। मरण पट्टिका का पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता कहाँ से, तो लोथल से प्राप्त हुआ है, अभी हमने देखा सींग वाले देवता। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय सभ्यता में कहाँ से मिला है, तो लोथल से, अभी हमने देखा। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन किसे कहा जाता था, पोर्ट टाउन कौन सा होगा भाई, लोथल होगा। और कौन सा होगा, लोथल में गोदीवाड़ा पूरा मिला था यहाँ पर, है ना। तो ऐसा राव के निर्देशन में इसकी खोज की गई थी, लोथल की। और धोलावीरा की किसकी, जो केपी जोशी हुआ करते थे। ठीक है साहब, ऐसा राव ने इसका उत्खनन किया था। इस स्थल से पक्की ईंटों का बना हुआ एक विशाल आकार का एक घेरा प्राप्त हुआ है। और राव महोदय ने उसे जहाज़ों की गोदी कहा, यानी गोदीवाड़ा से कहा है, क्योंकि यहाँ पर आके जहाज़ें रुका करती थी। और ये भोगवा नदी पर बना हुआ है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा हुआ करता था, यानी विश्व का प्राचीनतम, अगर हम इसे माने कि एक पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह। इस नगर की सभी विशेषताएं हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी मिलती है। और इसलिए ऐसा राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा है। तो अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है, तो वो है लोथल। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल जो है गुजरात में है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है कालीबंगा से, थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया आपको। तो कालीबंगा से चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, देख लेना। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो लहुरा देव जो उत्तर प्रदेश में है, वहां से चावल के साक्ष्य हमें, चावल की खेती के साक्ष्य हमें मिल जाते हैं कल के लेक्चर में, यानी कि पिछला लेक्चर जो था ना उसमें हमने देखा था। ठीक है साहब, कालीबंगा से हड़प्पा के साथ साथ प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हो जाते हैं, यानी हड़प्पा से पहले के साक्ष्य भी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित हुआ करती थी। यहाँ शहर के दोनों भाग दुर्गीकृत हैं तथा दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं, यानी कि ये अलग प्राचीर से है और जो आम नगर है वो भी अलग प्राचीर से हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से लकड़ी के हल तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं। याद कैसे रखोगे भाई, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले तो लकड़ी का हल, वो हल से तो जोतते होंगे, क्योंकि लोहा तो आया नहीं था। ठीक है, और जिनके कूड़ों के बीच का फासला पूर्व से पश्चिम की ओर 30 सेंटीमीटर, इतना को याद रखने की याद नहीं है। और कालीबंगा से खुदाई में ऊँटों की हड्डियाँ भी मिली हैं, याद रह जाएगा, क्योंकि ऊँट कहाँ, राजस्थान में तो मिलते हैं। ठीक है, चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, याद रखना आप। प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित कौन है, तो कालीबंगा। अभी मैंने आपको बताया, इस यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के साक्ष्य भी मिल जाते हैं। हड़प्पीय स्थलों की खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से, क्योंकि बाकी लोथल गुजरात में है, हड़प्पा पंजाब में, रोपड़ पंजाब में, तो यहाँ पर तो ऊँट क्या ही लेने जाएगा बेचारा। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। बाकी सब में एक से ही होता है, परंतु इसमें कालीबंगा में अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य मिले हैं हमें धोलावीरा से, है ना।
हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें धोलावीरा से मिलते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है और भचाऊ तालुका में खादिर नाम के एक द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैट कहा जाता है, वहाँ पर बसा हुआ है। ये उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक छोटा गांव है। इसके चारों ओर कच्छ का रेगिस्तान भी फैला हुआ है। मनसर और मनहर नाम की दो बरसाती नदियां हैं, उनके किनारे पर यह बसा हुआ है। धोलावीरा के कोटड़ा नामक टीले के उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें मिलते हैं। धोला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। और धोलावीरा के टीलों की खोज किसने की थी? ये तो आपको याद होना चाहिए, अभी 10 बार मैं आपको बता चुका हूँ। जेपी जोशी ने इसकी की थी। यहाँ के उत्खनन से आयताकार नगर विन्यास योजना के साक्ष्य प्राप्त जो है वो हमें प्राप्त मिलते हैं, प्रकाश में आए हैं। किले के अंदर नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए धोलावीरा है जिसको 3 भागों में, बाकी सबको 2-2 भागों में, किला, मध्यम नगर और आमनगर। और इनमें से प्रथम 2 की तो पत्थर की दीवारों द्वारा आयताकार रूप से मजबूत किलाबंदी की गई है, यानी दुर्ग और मध्यम नगर की। तो यहाँ से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में भी मिले हैं। और यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य भी हमें मिलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से? धोलावीरा से। जेपी जोशी साहब ने खोजा था इसको। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो अभी हमने देखा धोलावीरा है। अगला आ जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मांडा नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, जम्मू कश्मीर मत लगा देना। वैसे जम्मू कश्मीर तो ऑप्शन में भी नहीं है, ये मांडी है। तो मांडी है उत्तर प्रदेश में। हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मांडी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर स्थित एक उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। ये नवीन उत्खनित स्थल है, अभी मतलब नया नया खोजा गया है। यहाँ से प्रथम बार बहुसंख्यक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के कहाँ से? तो मांडी से, यानी उत्तर प्रदेश वाले पहले बहुत अमीर हुआ करते थे। संभवतः यहाँ हड़प्पा सभ्यता का टकसाल ग्रह स्थित हुआ करता था। इसके अलावा हुलास व आलमगीरपुर स्थल भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। संघोल जो है वो पंजाब में है। बनावली हरियाणा में है। दधेरी जो है ये पंजाब में है, यानी संघोल और पंजाब जो है ये दोनों, संघोल और दधेरी दोनों पंजाब में है। और उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित सनोली से मानव समाधान की प्राप्ति हुई है। तो सनोली से भी मानव समाधान की प्राप्ति होती है। सनोली कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में है? मांडा बिल्कुल नहीं है। रोपड़ पंजाब में है। बनावली बिल्कुल नहीं है। बनावली हरियाणा में है। और हुलास जो है यही है यूपी से। तो पुरातात्विक साक्ष्य संघोल कहाँ है? तो संघोल पंजाब में। अभी हमने देखा हड़प्पा स्थल सनोली से मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और सनोली कहाँ है? बागपत में जिले में, यूपी में। ठीक है जी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है? तो बनावली है हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, धोलावीरा गुजरात में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये है अपना, अभी हमने देखा दधेरी पंजाब में है। बनावली में निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? बनावली कहाँ है? हरियाणा में। तो ये है प्राक हड़प्पा की ग्राम्य संस्कृति से संबंधित हमें निम्नतम जमाव यहाँ पर मिल जाते हैं बनावली में। और देखिए बनावली के साथ साथ कालीबंगा जो है, कालीबंगा से भी हमें प्राप्ति हो जाती है इनकी। बनावली में निम्नतम जमा प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। और रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली की खोज की थी। और इस स्थान से हल के खिलौने और लघु नारी मूर्तियां और जौ के दाने भी हमें प्राप्त हो जाते हैं हरियाणा से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो किससे? चीन की सभ्यता से बिल्कुल नहीं, ग्रीस से भी नहीं, इराक और ईरान वाली जो मेसोपोटामिया हुआ करती थी वहां से था, श्रीलंका से भी नहीं हुआ करता था। तो मेसोपोटामिया जो थी उसकी सभ्यता से हुआ करता था। और मेसोपोटामिया जो है वो इराक और ईरान वाले क्षेत्र में हुआ करती थी, है ना। संदर्भ निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे, जैसे कि मध्य एशिया में, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में, ईरान में, बहरीन द्वीप जो हुआ करता है, मेसोपोटामिया मतलब इराक, मिस्र, क्रीट आदि देशों के साथ संदर्भ निवासियों का घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाजवर्द जो एक पत्थर होता है वो कहाँ से मंगाया करते थे? अफगानिस्तान से। और हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय मुहर चौकोर मुहर हुआ करती थी, यानी कि इस प्रकार से मुहर थी, चौकोर, आयताकार वगैरह नहीं, न ही गोलाकार। चौकोर मुहरें जो है वो हमें मिलती है हड़प्पा सभ्यता से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो चौकोर। और हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द कहाँ से मंगवाते थे? तो अफगानिस्तान से। हड़प्पा कालीन
ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से, क्योंकि महाराष्ट्र में वहाँ से तांबे का एक रथ जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। 1 मिनट, कितने और रह गए? हाँ जी बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है। हाँ जी, तो ताम्र रथ कहाँ से मिलता है? ताम्र रथ हमें मिलता है दैमाबाद से। तो हड़प्पाकालीन ताम्र रथ हमें दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से प्राप्त होता है। कुणाल जो पुरास्थल वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित हुआ करता था, कुणाल। तो ये भी अब पता लगा ना कि कुणाल जो है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हुआ करता था। और कौन सी नदी? तो सरस्वती या घग्गर नदी जिसे कहते हैं, वहाँ से संबंधित हुआ करता था। और यहाँ से हमें चांदी के मुकुट मिले थे। तो हरियाणा वाले लोग भी अमीर हुआ करते थे, सोने के सिक्के देके हमें यूपी में मिले, और चांदी के मुकुट कहाँ मिले? कुणाल से प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से किन हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सुरकोटड़ा, कालीबंगा और धोलावीरा। सुरकोटड़ा और कालीबंगा 2 जगह से प्राप्त होते हैं, है ना, घोड़े के अवशेष। सुरकोटड़ा में तो हमने थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था आपको वहाँ से कि घोड़े की वहाँ से प्राप्त होती है। साथ ही साथ यहाँ आ जाते हैं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, यानी मूर्तियाँ बनी हुई है घोड़े की। लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ हमें मिले हैं, और दाएं जबड़े का साक्ष्य भी मिला है लोथल से कि घोड़े का दाएं जबड़ा है। राणा गुंडई जो है यहाँ के प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्तर से घोड़े के दांत हमें मिले हैं, और सुरकोटड़ा से तो घोड़े के अस्थिपंजर ही मिल जाते हैं। साथ ही साथ कालीबंगा, नौसारो, कुंतासी, बनावली से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिल जाती हैं। तो घोड़े के अवशेष तो प्राप्त हो गए, और इनमें से ऑप्शन सुरकोटड़ा और कालीबंगा ही दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है साहब, अगला आ जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सुतका-गेंडोर कौन सी नदी के किनारे पर हुआ करता था? तो पहले तो सोचो सुतका-गेंडोर कहाँ था? तो बलूचिस्तान में। सिंधु नदी बलूचिस्तान में जाती है कि नहीं? झेलम जाती है कि नहीं? सरस्वती जाती है कि नहीं? कौन सी है? ये दाश्क नदी होगी वहाँ पर फिर। तो हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सुतका-गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, माफ कीजिए सिंधु नहीं बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के स्थल साधारणतः व्यापारिक मार्गों के आसपास ही बसाए गए थे। उदाहरण के लिए मकरान तट पर ऐसे अनेक स्थल हमें मिल जाते हैं। यहाँ 2 भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण हैं। एक तो इस इलाके में अनेक नदियाँ समुद्र से मिलती है, और इन नदियों का मुहाना सुविधाजनक स्थान माना जा सकता है जहाँ से व्यापार वगैरह किया जा सकता हो। जो आज बस्तियां समुद्र से कुछ मील दूर पाई जाती हैं, वे समुद्र के किनारे पर हुआ करती थीं, और अतः इन बस्तियों को दोहरा लाभ प्राप्त था, क्योंकि इन नदियों के मुहाने पर भी थीं और साथ ही साथ समुद्र के किनारे पर भी थीं। तो आंतरिक व्यापार भी कर सकते थे और समुद्री व्यापार भी कर सकते थे, है ना। पुरातात्विक दृष्टि से इनमें 3 स्थल जो महत्वपूर्ण है। सुतका-गेंडोर, एक जो कि दाश्क नदी पर है। सुतका कोह जो है ये शादीकोर के मुहाने पर है, और बालाकोट जो है ये है सोन मियामी की खाड़ी में कुनहार नदी के मुहाने पर है। ठीक है, सुतका-गेंडोर स्थल की खोज किसने की थी? आरएल स्टाइन ने इसकी खोज की थी, और शहर का किला पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है, और सैंधवकालीन बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता था सुतका-गेंडोर। ठीक है साहब, चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। चनूदड़ो कहाँ पर है? तो सिंध में चनूदड़ो पड़ता है ना। J.H. मैके साहब ने इसकी खोज की थी। ये पुरास्थल है मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु नदी के बाएं तट पर, और ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हो जाती है। वो कौन सा है? चनूदड़ो। यहाँ से झूकर एवं झांकर संस्कृति के साक्ष्य भी मिल जाते हैं, तो ये भी याद रखना। झूकर और झांकर कहाँ से? तो चनूदड़ो। ये भी अजीब से नाम है, चनूदड़ो भी थोड़ा अजीब सा नाम है ना, इसलिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी बताया था? तो सर मार्टिन व्हीलर जो है इन्होंने इंद्र को बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि यहाँ पर देखिए बाद में बहुत सारे लोगों को एक साथ मरने के साक्ष्य मिले हैं, और लोग ऐसे मरे हुए गलियों में पड़े हुए हैं, उनका कोई अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। तो उनको लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पर घटित हुआ था, कुछ युद्ध वगैरह हुआ था। और आर्य जो काल है, आर्य मानते हैं कि भैया इंद्र जो है वही युद्ध के देवता हैं, और इंद्र को ही बताया गया है महलों को धसाने वाला, महलों को गिराने वाला, इसलिए इंद्र को ही जिम्मेदार मानते हैं कि भाई ये जो करा धरा है सारा का सारा इंद्र का ही करा धरा है। सबसे पहले गार्डन चाइल्ड जो है ये कहते हैं, इसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, परंतु मार्टिन व्हीलर साहब जो है वो इसका समर्थन करते हैं। और सैंधव सभ्यता विद्यमान हुआ करती थी द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक, तथापि अपने उत्तर काल में एक क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का सहसा एक आकस्मिक अंत किसी बाहरी आक्रमण का ही परिणाम हो सकता है। मोहनजोदड़ो के उत्तरी धरातल से अस्त व्यस्त दशा में हमें मानव कंकालों के आधार, जो मानव कंकाल मिल जाते हैं उसी के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला और कि सैंधव सभ्यता के अंतिम दौर में बाह्य आक्रमण हुआ था, और अधिकांश कंकाल अस्त व्यस्त दशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार के
घरों तथा सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए हैं। और इन साक्ष्यों के आधार पर व्हीलर ने निष्कर्ष निकाला कि मोहनजोदड़ो नगर पर सहसा आक्रमण हो गया और ये लोग भाग भी बेचारे नहीं पाए। व्हीलर ने ऋग्वेद के अंतः साक्ष्यों का संदर्भ दिया, है ना, और बुद्धिमत्ता से उसका उपयोग किया। ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनमें बताया गया है कि असुरों या अयस जो है उनके पुरों के पुरंदर जो है, उनके पुरों मतलब पुर का मतलब होता है महल, उनको जो है वो नष्ट करने वाला कौन है? इंद्र, पुरंदर, तभी तो उसे कहते हैं। उसका ये उल्लेख मिलता है। और असुर वो किसे कहा करते थे? आर्य लोग, जो उनकी सभ्यता से बाहर के लोग जो हुआ करते थे उनको असुर, इसका मतलब भारत के लोग तो असुर ही हुआ करते थे। तो इनको लोगों को इन्होंने मार दिया और तभी ये कहते हैं इंद्र जो है वो ले दे के जिम्मेदार है इसके लिए। इंद्र को बुलाओ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आज के। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो शिव की पूजा होती थी, माता देवी की होती थी, पशुपतिनाथ की जो मिली है वो शिव ही है। पीपल की भी होती थी। विष्णु की पूजा नहीं होती थी। विष्णु तो आके जो है वो देवता बनते हैं आर्यकाल में, है ना। विष्णु की पूजा यहाँ पर नहीं की जाती थी, बाकी सबकी पूजा की जाती थी। बस, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो है जितने भी 30 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में, वो हमने सारे देख लिए हैं। अगर आपने एक बार भी सीरियसली पढ़ाई करी है सिंधु घाटी सभ्यता की, उसके बाद में आप एग्जाम से पहले ये वाला वीडियो देख लेते हो, तो मैं कह रहा हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलो कोई भी वाली तो बड़ी बात होगी, अगर मान लो इससे रिलेटेड आपके पास 2-4 क्वेश्चन आएंगे ना, तो नहीं छूटेंगे आपके, क्योंकि जितना हो सकता है ना सब के सब इसमें कवर हो जाते हैं। कुछ फैक्ट आपके पढ़ने में छूट जाते हैं, तो क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वो याद रह जाते हैं। अगला लेक्चर जो होगा वो हम देखेंगे ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल से संबंधित।